जरा सोचिए, एक नया देश जन्म ले रहा है और उसके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि इतने बड़े, इतने अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश को एक साथ चलाया कैसे जाए, इसके नियम क्या होंगे? तो आज की कहानी इसी बारे में है। भारत के संविधान के बनने की कहानी। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को प्रजा से नागरिक बनाया। मतलब 1 अरब से भी ज्यादा लोग, हजारों भाषाएं, अलग अलग धर्म, रहन सहन, इन सब के लिए एक रूल बुक, एक नियमों की किताब भला कैसे लिखी जा सकती है? ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है, और यही सवाल हमें उस कमाल के सफर पर ले जाता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। देखिए, भारत का एक गणतंत्र बनना कोई एक दो दिन की कहानी नहीं थी। एक बहुत लंबा सफर था। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत होती है 1773 में, जब एक कंपनी पर लगाम कसने की पहली कोशिश हुई। फिर 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। 1935 आते आते हमारे संविधान का एक बेसिक ढांचा, एक खाका तैयार हुआ। 1947 में मिली आज़ादी, और फिर आखिरकार 1950 में भारत एक गणतंत्र बना। वाकई कितना लंबा और अहम सफर था ये। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? भारत में आज के शासन की जो नींव है ना, वो किसी सरकार ने नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। और मजे की बात यह है कि शुरुआती कानून हम भारतीयों के लिए थे ही नहीं, वो तो खुद इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। तो कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज में सीधा दखल दिया, और यहीं से आप कह सकते हैं एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत हुई। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, और इसने चीजों को और साफ कर दिया। इसने कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे कमर्शियल मामले, मतलब व्यापार, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे, और दूसरी तरफ थे पॉलिटिकल मामले, जिसके लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और हां, इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर आया 1857। इस साल हुए विद्रोह ने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसके बाद एक ट्रेडिंग कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। ये पावर का एक बहुत बड़ा, एक हिस्टोरिक ट्रांसफर था। और इस बदलाव पर कानूनी मुहर लगाई 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने। बस कंपनी राज खत्म, भारत अब ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे क्राउन को रिपोर्ट करता था, और हम भारतीय अब ब्रिटिश क्राउन की प्रजा बन गए थे। अब आता है कहानी का एक बहुत ही अहम और विवादास्पद मोड़। साल था 1909 और आए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। कहने को तो इनसे भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, लेकिन इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जहर भी घोल दिया गया। इसका मतलब मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट बना दिए गए। ये बांटो और राज करो की पॉलिसी को एक कानूनी जामा पहनाने जैसा था, जिसने आगे चलकर भारत के बंटवारे की नींव रखी। तो अब तक हमने देखा कि कैसे नियम बाहर से थोपे जा रहे थे, पर अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब भारत सिर्फ कुछ सुधार नहीं मांग रहा था, बल्कि अपना भविष्य, अपनी किस्मत खुद लिखने की तैयारी कर रहा था। मतलब अपना खुद का संविधान बनाने का लक्ष्य तय हो रहा था। इस तैयारी में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इसे अक्सर आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया था, राज्यों को ऑटोनॉमी देने की बात थी। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें बाद में सीधे सीधे हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। और फिर आया वो आखिरी पड़ाव, 1946 का कैबिनेट मिशन। इसने 2 अलग देशों की मांग को तो ठुकरा दिया, पर जो सबसे जरूरी बात कही वो ये थी कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। बस अब भारतीयों को अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका आखिरकार मिलने वाला था। तो बस स्टेज सेट हो चुका था। अब हम कहानी के उस ऐतिहासिक पल में पहुंच गए हैं जहां पूरे हिंदुस्तान की आवाजें, अलग अलग प्रांतों, अलग अलग समुदायों, अलग अलग सोच के लोग सब एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। मकसद सिर्फ एक, भारत की अपनी रूल बुक, हमारा संविधान तैयार करना। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है।
जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई तो उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन देश के बंटवारे के बाद ये संख्या घटकर सिर्फ 299 रह गई। ये नंबर हमें उस दर्दनाक बंटवारे की याद दिलाते हैं जिसका असर संविधान बनाने की इस प्रक्रिया पर भी पड़ा था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा काम पूरा कैसे हुआ? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 1946 में असेंबली बनी। फिर नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया जिसने बताया कि हमारे संविधान की आत्मा क्या होगी, उसके लक्ष्य क्या होंगे। इसके बाद डॉक्टर BR अंबेडकर की चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। और इस ड्राफ्ट पर पूरे 114 दिनों तक बहस चली, एक एक शब्द पर चर्चा हुई। और फिर 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अपना लिया। ये एक कमाल की डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी। लेकिन आखिर इस नए रूल बुक का दिल क्या था? इसकी आत्मा क्या थी? वो था नागरिकों को दिए गए अधिकारों का वादा, फंडामेंटल राइट्स। यही वो पल था जब भारत के लोग सही मायनों में प्रजा से नागरिक बने, ऐसे नागरिक जिन्हें कुछ बुनियादी अधिकारों की पक्की गारंटी दी गई। और हमारा संविधान एक जीती जागती किताब है। इसका सबसे बड़ा सबूत है आर्टिकल 21। ये कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब शुरू में इसका मतलब सिर्फ सांस लेने और जिंदा रहने से था, लेकिन वक्त के साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जीने का मतलब है इंसानी गरिमा के साथ जीना, और बस इसी एक लाइन से राइट टू प्राइवेसी, साफ हवा पानी का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कितने ही नए अधिकार निकल कर आए। डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। पता है क्यों? क्योंकि यह आर्टिकल सिर्फ अधिकार देता नहीं है, बल्कि उन अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी देता है। ये हर नागरिक को वो ताकत देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है। तो ठीक है, अधिकार मिल गए, उनकी गारंटी भी मिल गई, पर यह सुनिश्चित कौन करेगा कि इन अधिकारों की रक्षा हो? इस गारंटी को जमीन पर हकीकत बनाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत थी, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे लोकतंत्र के इंजन की। और वो इंजन क्या है? वो है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारी संसदीय प्रणाली। एक ऐसा सिस्टम जिसे इस नए गणतंत्र की गाड़ी को चलाने के लिए और ये पक्का करने के लिए बनाया गया कि नागरिकों के अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे ना रह जाएं। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। अब इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जो सरकार है यानी एग्जीक्यूटिव, वो पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर से ही बनती है, और अपने हर काम के लिए वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है। आसान भाषा में कहें तो सरकार हमेशा उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहेगी जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। तो ये थी प्रजा से नागरिक बनने की कहानी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो हर रोज लिखी जा रही है। आज सवाल यह है कि 75 साल पुराना ये दस्तावेज 21वीं सदी के भारत की नई चुनौतियों, नई उम्मीदों का सामना कैसे करता है? इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ती है? और शायद यही सवाल हमारे संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस